नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर खास। अल्लामा इकबाल का वो शेर बहुत इस वक्त याद आ रहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। 64वीं BPSC यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट में जिस तरह से 1454 तलबा ने कामयाबी हासिल की है, इन तमाम तलबा के घर वाले, उनके दोस्त अहबाब जाहिर है बेहद खुश होंगे, क्योंकि एक सपना, एक ख्वाब जो सच हुआ है। और इन्होंने लगातार ऐसी मेहनत की है, लगातार लगन के साथ मेहनत की, मशक्क़तें उठाई, जबकि एक ऐसे दौर में जब कोविड को लेकर पिछले 2 साल से लगातार मुल्क में हालात अबतर हो रहे हैं, ऐसे नामुसाद हालात में कई तरह की परेशानियों का सामना भी इन्हें शायद करना पड़ा होगा। लेकिन ये तमाम के तमाम तलबा, 1454 तलबा जो BPSC में कामयाब हुए हैं, उन्होंने अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से तय कर दी है, ये लिखकर, ये मेहनत करके कि हम चाहें तो हम कर सकते हैं। हमने ये कर दिखाया और इसलिए आज हम उनमें से चंद तलबा के साथ, अब तलबा नहीं बल्कि वो तो एक उम्मीदवार थे, अब उनमें से कोई सर्विस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, उनमें से कोई DSP है, आज हम उनसे करेंगे गुफ्तगू। भाइयों का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला जो तुम्हें बेहतर लगता है यू डू इट, वी विल सपोर्ट यू। किसी भी करियर को आप परस्यू करें, सबसे पहले ये देखें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि इंजीनियरिंग की स्ट्रीम अलग है और पुलिस की स्ट्रीम अलग है। पुलिस सर्विसेज मिलना मतलब खुशी की बात है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ज़रूरी है कि आप उन फेलियर्स से सीखें कि क्या कमी रह गई है और उसको ओवरकम करके आप अपने मकसद की तरफ बढ़ें। तो दैट हैज़ एक्चुअली शोन दैट कि यू कैन डू इट। तो जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ होंगे इनमें से कामयाब कुछ तलबा, और जाहिर सी बात है जो भी तलबा, जो उम्मीदवार, जो एस्पिरेंट्स थे वो कामयाब हुए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशी है। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 की पूरी टीम की जानिब से तमाम 1454 तलबा को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। ये मुमकिन नहीं कि सबसे बात की जाए, लेकिन हमने कुछ तलबा को, कुछ उम्मीदवार को जो अब DSP है या बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर्सन है, उन्हें हमने आज बुलाया है। मैं आपको फिर से बता दूं कि 64वीं BPSC के इम्तिहान में मुस्लिम तलबा और तालिबात ने भी कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 64वें इम्तिहान के नताज से अक़लियती तबके के लोगों में भी खुशी की लहर है। हालांकि अक़लियती तबके के कामयाबी का फीसद 7 के करीब है मजमूई तौर पर, और हालांकि गुज़िश्ता इतवार को ये नताज जारी हुए और इसके मुताबिक 1454 कामयाब उम्मीदवारों में से अक़लियती तबके से जुड़े उम्मीदवारों की तादाद 102 रही है। पटना में मुक़ीम बिहार हज भवन कोचिंग के 104 तलबा में 49 तलबा व तालिबात को कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 30 तलबा व 19 तालिबात शामिल हैं। इसी तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया में जो RCA है यानी रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी, वहां के तलबा जो वहां तैयारियां कर रहे थे, और उनमें से भी कई तलबा, तकरीबन 16 तलबा ने जो उम्मीदवार थे वो कामयाब हो चुके हैं। और इस तरह से जामिया मिलिया इस्लामिया के RCA के लिए भी ये एक बहुत अच्छी खबर है, जिस तरह से वहां पर लगातार कोशिशें हो रही थी। और पटना में जो हज भवन है उसमें जो एक नई पहल की गई थी, उसका बहुत ही मुस्बत असर देखने को मिल रहा है कि वहां से 49 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। मैं बिना वक्त जाया किए आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन मौजूद हैं। हमारे साथ हैं अस्मा खातून जो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए मुंतखब हुई हैं। हमारे साथ हैं शाहनवाज अख्तर जिनका रैंक 96 है, जो पुलिस सर्विसेज के लिए मुंतखब हुए हैं, DSP बन गए हैं वो। हमारे साथ हैं मोहम्मद आदिल बिलाल, ये भी पुलिस सर्विस के लिए मुंतखब हुए हैं, DSP बन चुके हैं। और हमारे साथ हैं राशिद हुसैन जो कोऑर्डिनेटर हैं बिहार हज भवन कोचिंग एंड गाइडेंस सेल के। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में। और सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद के साथ साथ सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि आपने वाकई बहुत तरह की मुश्किलात, परेशानियों का सामना करते हुए यह कामयाबी हासिल की है। इसके लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, या जिन लोगों ने भी आपकी मदद की है, वो सब भी आज बिल्कुल मुबारकबाद के हकदार हैं। तो शुरुआत करते हैं
अस्मा खातून से। अस्मा, पहले ये बताएं, चंद रोज कबल आप एक एस्पिरेंट थी, आप एक तालिबा थी, आज आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कैसा लग रहा है? जी, वालेकुम सलाम। अभी मैं 27th रैंक पा करके सीनियर डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट हासिल किया है। इस कामयाबी के पीछे बहुत सारी कुर्बानियाँ छिपी हैं मेरे माँ बाप की, और बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। अल्लाह की नेमत जो ये मुझे मिली है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मुझसे इंस्पायर होकर और भी लड़कियाँ जो हमारी आधी आबादी कहलाती हैं मेन स्ट्रीम में आए और आगे बढ़े, और इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस कामयाबी तक पहुँच करके। चलिए, ये आपका पहला रिएक्शन है, जाहिर है बहुत इमोशनल सा ये स्टेटमेंट है, बहुत अपीलिंग है। मैं आपको फिर से मुबारकबाद पेश करता हूं, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ जो और कामयाब जो उम्मीदवार हैं, बल्कि अब वो डीएसपी हैं, अब तो बड़ा संभल के बात करना पड़ेगा भाई। आदिल साहब डीएसपी बन चुके हैं और शहनवाज अख्तर साहब भी डीएसपी बन चुके हैं। आदिल साहब, बहुत मुबारकबाद आपको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कैसा लग रहा है, डीएसपी बन गए आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत बेहद खुशी हो रही है सर, और इतनी खुशी हो रही है कि इसे एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता सर। अच्छा, ओके। तो मुझे ये बताएं कि आपने मतलब तैयारियां की, इम्तहानात दिए और रिजल्ट का इंतजार किया, ये वक्त किस तरह से गुजरा? मतलब पहले एग्जाम प्रीलिम से लेकर ये जो नतीजे आने तक का जो वक्त रहता है, किस तरह से ये वक्त गुजरता है? सर इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स आए, और इसमें मुझे कई जगह पे मुझे लगा कि मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर लगता था कि मैं कर लूंगा। इसमें सर बहुत सारे लोगों का हमेशा एनकरेजमेंट रहा ताकि मैं इसमें आगे बढ़ता रहूं, और सर मेरी हिम्मत बनी रही और मैं कोशिश करता रहा, और बिल्कुल पेशेंस के साथ मैं आगे बढ़ता रहा सर। तो आपको जब नतीजे आने के बाद पहली बार जब आपको पता चला कि आप मुंतखब हो चुके हैं, ये कब पता चला, किन हालात में पता चला? किसी ने आपको बताया, आपने खुद रिजल्ट ढूंढा, कैसे मालूम हुआ आपको, और आप उस वक्त क्या कर रहे थे, कहां थे आप? सर मैं उस टाइम में घर पे था, लेकिन फोन मेरे पास नहीं था। जब ये फोन का कॉल बजा तो मैं अचानक फोन देखता हूं, और उस पे कई सारे मैसेजेस थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और एक फ्रेंड शाकिब अलाउद्दीन साहब का कॉल आया हुआ था। उन्होंने बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है। मैं पूछा कि मैं देख रहा हूँ, मेरा नाम मिल नहीं रहा है, मैं लिस्ट में बीच में देख रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि आप ऊपर से देखिए, आपका काफी बेहतरीन रैंक है, आपका बिहार पुलिस सर्विस मिल चुका है, जो मेरा पहला चॉइस भी था सर। तो ऐसी खुशी हुई जिसे मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, खुशी के आंसू निकल आए, और मैं घर पे था इत्तेफाक से, तो मैं अपने वालिदैन के पास तुरंत गया और उन्हें मुबारकबाद दिया, और उनके भी खुशी के आंसू रुक नहीं पाए। अच्छा, तो बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा ये सुनकर के आपको आपके जो खैर खा थे उन्होंने कहा कि आप लिस्ट में ऊपर से अपना नाम तलाश करें। तो क्या आप नीचे की तरफ से अपना नाम तलाश कर रहे थे? क्या आपको ये उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा रैंक कर पाऊंगा? सर मुझे उम्मीद थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उससे कुछ देर पहले से काफी घबराहट हो रही थी, और ऐसा भी लग रहा था कि शायद रिजल्ट में लिस्ट में नाम ना हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी। लेकिन इतनी अच्छी रैंक का मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं था, क्योंकि और इसमें मुझे लगता है कि सबकी दुआओं का बहुत ज्यादा रोल रहा है, ताकि मुझे इतना बेहतरीन रैंक आ पाया। चलिए, आप हमारे साथ बने रहें। हमारे साथ शाहनवाज साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। शाहनवाज साहब भी, भाई आप डीएसपी हो चुके हैं। शाहनवाज साहब, क्या कहकर पुकारूं आपको? डीएसपी साहब पहले कहूं या पहले आपका नाम ही ले लूं? नाम ही ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम से ही बुलाएं, बेहतर है नाम। चलिए शाहनवाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये क्या वाकई बहुत मुश्किल है, मतलब यहां तक पहुंचना? क्या बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, या फिर ये कि आप एस्टिमेटेड टाइम, कैलकुलेटेड एफर्ट के साथ कम वक्त में भी ये कामयाबी हासिल कर सकते हैं?
जी आजकल ऐसा है कि अगर हम स्मार्ट हार्डवर्क करें तो बहुत पॉसिबल है कि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी इसको क्लियर कर सकते। जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है। कंटेंट कमोबेश मार्केट में है, आप या फिर हमारे हज भवन में भी गाइडेंस में बहुत सारे गाइड करते हैं, कंटेंट मिल जाता है। रिप्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम होती है जहाँ पे आपको मेंस में मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ अगर आपको पता है कि आपको कैसे करना है, कैसे आंसर को रिप्रेजेंट करना है, तो वहाँ मार्क्स मिलता है तो आप क्लियर कर सकते हैं आसानी से। जी, और ये भी जानना चाहूंगा, चूंकि मैं आपसे हमारे साथी खुर्रम ने बातचीत की थी तो उसमें आपने ये बातें बताई थी कि लगातार आपका फोकस बना रहना चाहिए, इल्ला ये कि आप एक आध बार कभी अगर नाकाम भी हो जाते हैं तो आप की कंसिस्टेंसी बने रहे और आप उसमें बहुत इंटरेस्टेड होने चाहिए और आपको सपोर्ट मिलना चाहिए आपके घर वालों का, आपके रिलेटिव्स का। ये कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपका इंटरेस्ट बना हुआ है लेकिन घर वालों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या आपका इंटरेस्ट थोड़ा लूज कर रहा है लेकिन घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ये कितना मैटर करता है? ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इंटरेस्ट अगर आपका किसी सब्जेक्ट में है तो आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा खुद को पढ़ने के लिए। आउट ऑफ इंटरेस्ट आप पढ़ेंगे, आप मोटिवेटेड रहेंगे। उसमें अगर फैमिली का बिना अनवेवरिंग सपोर्ट मिले तो उसमें और आप मेहनत कर सकते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तो दोनों काम करता है। बहुत बार फैमिली में परेशानी होती है तो उस तरह का सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन फिर भी अगर आप फैमिली की परेशानी को समझ पाए तो उसको भी आप एक मोटिवेटिंग फैक्टर की तरह लेकर काम कर सकते हैं। वो भी प्लस पॉइंट, अगर आप उसको चैनलाइज कर लेंगे तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। जी, अब मैं आता हूं अस्मा के पास। अस्मा, जैसा मुझे पता चला कि बिहार में पटना में जो मुकीम है हज भवन, वहां जो कोचिंग कराया जा रहा था सिविल सर्विसेज के लिए, और उस कोचिंग में आप भी शामिल थी, और उस कोचिंग में जितने तलबा थे 104 के करीब स्टूडेंट्स थे, उनमें से आपका मकाम पहला है। तो एक तो ये बात आप बताएं कि हाँ वाकई आपका पहला मकाम है या नहीं। दूसरी बात ये कि कितना मददगार रही वो पूरा निज़ाम, वो कोचिंग का सिस्टम। क्या आपको लगता है कि अगर वो मदद नहीं मिली होती तो शायद मुश्किल होता ये इस कामयाबी तक पहुंचना? अस्मा को मेरी आवाज, जी बोलिए। अस्मा साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं कि पटना में जो हज भवन है, जहां पर एक नई शुरुआत हुई कि सिविल सर्विसेज के लिए तैयारियां कराई जाएंगी, आप उनमें शामिल थी। जैसा मुझे पता चला कि आप उनमें से अव्वल रही हैं, तो कितना मददगार रहा ये कोचिंग वहां का, आप जो हज भवन में जो कोचिंग का ये निजाम शुरू किया गया? सर, मेरी पूरी तैयारी वहीं से हुई है। और जी हाँ, बोलिए। सर, दूसरी आवाज भी आ रही है। अच्छा, दूसरी आवाज भी आ रही है, जरा आवाज चेक कीजिएगा। आपको मेरे सवाल का सिर्फ जवाब देना है कि आपकी तैयारी में, इस कामयाबी तक पहुंचने में, पटना के हज भवन में जो कोचिंग सिस्टम शुरू हुआ उससे कितनी मदद मिली आपको? सर, मेरी जो पूरी तैयारी हुई बीपीएससी की, मैं वहीं पे मुकम्मल की हूँ। और वहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी है और जिससे मुझे बहुत सारी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हुई। और वहाँ पे जो फैकल्टीज आते हैं दिल्ली से, उनसे बहुत सारे नॉलेजेबल उनकी जो स्किल्स है उससे हमें बहुत हेल्प मिली है। वहाँ जो एटमॉस्फेयर है स्टडी का वो बहुत ही अच्छा है और स्टूडेंट फ्रेंडली है। बहुत ही सपोर्ट मिला मुझे हज भवन से। यूँ कहें कि वहीं पे मैं और इंस्पायर हो गए। बहुत सारे ऑफिसर्स आते थे हमसे मिलने के लिए और इंस्पायर करते थे। तो ये सब चीजें मेरे ओके। तो ये बिल्कुल, मैं इसी बारे में जरा सा एक सवाल और आदिल आपसे भी करना चाहूंगा। आपने भी वहां से कोचिंग ली और आपका जो वहां के जो तलबा थे उनमें सेकंड रैंक रहा, यानी कोचिंग वाले तलबा में से। आपने क्या महसूस किया, कितना जरूरी था वो कोचिंग वहां का और कितना मदद मिली आपको?
सर मुझे काफी हद तक हज भवन से ही मदद मिली है ये सर्विस क्रैक करने में। मेरा 22nd रैंक रहा सर इसमें। सर इसमें जो हज भवन में एक एटमॉस्फेयर है जहाँ पे एक गार्जियनशिप है राशिद हुसैन सर का, वो सर काफी ज्यादा मैटर करता है वहाँ पे। वो काफी ईमानदारी से इस कोचिंग संस्था को चला रहे हैं जो गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है जी। और सर वहाँ पे जो एक सीनियर जूनियर का एक एटमॉस्फेयर है, कोऑर्डिनेशन में काम होता है, तो उनके एक्सपीरियंस से भी हमें काफी हेल्प मिलता है सर। जैसा कि अस्मा जी ने बताया कि सीनियर ऑफिसर्स भी आते थे, वो हमें इंस्पायर करते थे, हमारी कमियों को उजागर करते थे, उन्हें दूर करने का वो सलाह देते थे। तो ये सर काफी हद तक ये हमें साथ दिया है। और सर इंटरव्यू की बात करें तो वहाँ पे मॉक इंटरव्यू सेशन भी अरेंज कराया गया, जिससे सर मेरे अंदर का जो झिझक था वो भी दूर हुआ और सर मैं एक बेहतर ह्यूमन के तौर पे डेवलप हुआ सर। ठीक जो है, कहीं ना कहीं मैं अगले राउंड में अभी आप लोगों के पास आ रहा हूं। अभी मैं राशिद साहब से जरा बात करता हूं, आप लोगों के पास आ रहा हूं। मैं जानना चाहूंगा कि शाहनवाज, डीएसपी शाहनवाज, डीएसपी आदिल और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पर्सन अस्मा, इनकी प्रायोरिटी क्या है जब आप ज्वाइनिंग कर चुके होंगे? तो व्हाट विल बी योर प्रायोरिटीज? ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, आप लोग हमारे साथ बने रहें। राशिद साहब से जरा सवाल कर लेते हैं। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए यहां पर क्या हालात होते हैं, कहते हैं कि जिनको आपने पढ़ाया सिखाया पहले उनसे ही ज्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं, उनकी ज्यादा पहले पजीराई हो रही है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं, माफ कीजिएगा राशिद साहब, काफी इसकी पजीराई हो रही है कि पटना में जिस तरह से इस कोचिंग का ये निज़ाम शुरू हुआ, कैसे ये ख्याल आया आप लोगों के दिल में और किस तरह से आपने इसको पूरा ये कंप्लीट किया और अब क्या इस नतीजे के बाद से कितना हौसला मिला आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह ये एक मुस्तकिल आगे की तरफ गामजन है ये कोशिश और हमेशा इसमें बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। ये एक इनफरादी कोशिश थी। मेरा ताल्लुक जेएनयू से रहा और मैं खुद भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हूँ जी, और एचएससी से भी मैंने इस्तेफादा किया था, हमदर्द स्टडी सर्किल से। तो मैंने पटना में जो मुकीम अक़लियती तबके के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए हम लोगों ने एक इनफरादी कोशिश से हज भवन के अहाते में कोशिश शुरू की और ख़ुद से ही बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनको गाइड करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 50 बच्चों में से 27 बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए। इस नतीजे से मुतासिर होकर के महकमे अक़लियती फ़लाह हुकूमत बिहार ने इस कोचिंग मंसूबे के स्पॉन्सरशिप का जिम्मा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम लोगों ने मेंस के लिए और भी दूसरे बीपीएससी एग्जाम्स के लिए हम लोगों ने कोचिंग का सिलसिला शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह ये अब तक की हम लोगों की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कोचिंग का निज़ाम है, मैं ये वाहिद और जुदागाना कोचिंग का निज़ाम है, रिहायशी कोचिंग का निज़ाम है, जहाँ एक ही छत के नीचे बेहतरीन दिमाग और बेहतरीन अज़ाइम के साथ स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे अपनी तैयारी को अमली जामा पहनाते हैं। इसके अलावा जो भी अहम जो ज़रूरियात हैं, स्टडी मटेरियल से लेकर के, एकेडमिक से लेकर के, गाइडेंस से लेकर के, इंकरेजमेंट से लेकर के, फाइनेंशियल सपोर्ट से लेकर के, जिस लेवल की भी इंटरवेंशन और पॉजिटिव सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, अल्हम्दुलिल्लाह हज भवन का कोचिंग और गाइडेंस सेल हमा वक्त उसके लिए तैयार रहता है। मुझे बेपनाह खुशी हो रही है कि जितने स्टूडेंट्स हमारे साथ बैठे हुए हैं ये हमारे हज भवन के स्टूडेंट रहे हैं और यहाँ से उन्होंने खातिर खा इस्तेफादा किया है और फिर इसी तरह से ये काफिला आगे बढ़ेगा। एक और चीज़ जो हम ख़ास तौर से जिसका जिक्र करना चाहेंगे कि यहाँ पे कोचिंग के साथ साथ तरबियत का भी एक बड़ा उम्दा निज़ाम है। यहाँ पे बावक्त बिल्कुल वक्त से नमाज की अदायगी, इसके अलावा इखलाकियात के ऊपर हमेशा बहुत बुजुर्ग उलमा हजरात तशरीफ लाते हैं और उनके ऊपर तालीम होती रहती है। तो मुझे इस बात का फ़ख्र है कि यहाँ से निकलने वाले जो अफसरान हैं वो बाज़मीर रहेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल, तो मतलब किरदार साजी पर भी पूरी तवज्जो आपने दी है कि जब इनके हाथ में थोड़े पावर आ जाए, इनके हाथ में इख्तियारात आ जाएं, तो उनका इख्तियारात का इस्तेमाल करते वक्त ये बहुत मुनसिफ होकर इसका इस्तेमाल करें। मैं अस्मा आपके पास फिर आना चाहता हूँ। अस्मा, आपकी तरजीहात में से क्या है? आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी हैं, आप क्या चाहती हैं? किस तरह का समाज, किस तरह का निज़ाम आप लाना चाहती हैं? अस्मा को मेरी आवाज मिल रही है?
अस्मा के पास मैं दोबारा जाऊंगा। एक बार रुख करते हैं आदिल साहब का। आदिल साहब, आपके पास में आ रहा हूं, सवाल वही है, जवाब आपका। जी जी सर। आदिल बिलाल साहब को मेरी आवाज मिल रही है? मैं ये जानना चाहता था कि अब जब आपके हाथ में इख्तियारात आ गए हैं, आप एक अफसर बन चुके हैं, पुलिस की वर्दी में आप हैं, तो आप चाहते क्या हैं? किस तरह का ख्वाब है आपके जहन में? किस तरह का समाज देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं आप? सर, मैं समाज को डेवलप होते हुए देखना चाहता हूँ। सर, पुलिस ऑफिसर के रूप में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करके एक सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड करना चाहता हूँ। और सोशल सिक्योरिटी अगर सर दिया जाता है तो एक समाज का ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट होगा सर। तो कहीं ना कहीं ये एक मैक्रो लेवल पे देखे तो पूरे देश का डेवलपमेंट होगा सर इसमें। और मुझे लगता है कि इसमें मैं काफी अहम किरदार निभा सकता हूं सर। चलिए, आप काश ऐसा कर पाए हमारे साथ। हमारी इतनी ख्वाहिशात आपके साथ हैं। शाहनवाज, मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूंगा कि क्या रोल आप प्ले करना चाहेंगे अब चूंकि इख्तियारात आपके हाथ में है? जी जी, मैं तो सोसाइटी के साथ साथ मैं पुलिस फोर्स में भी बदलाव लाना चाहूंगा। एक पावर डिस्टेंस बहुत देखा जाता है हायर ऑफिसर्स और लोअर ऑफिसर्स के बीच में, तो मैं चाहता हूं कि उस चीज पे काम किया जाए ताकि पुलिस का जो एफिशिएंसी और फंक्शनिंग है वो इम्प्रूव हो। उसके अलावा जो परसेप्शन है पुलिस की जो बहुत खराब है, उसके लिए हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग पे काम कर सकते हैं। उससे एक तो एफिशिएंसी फंक्शनिंग इम्प्रूव होगी, दूसरा सोसाइटी के बीच में जो पुलिस की इमेज है वो इम्प्रूव होगी। उसके अलावा मैंने बहुत न्यूज में पढ़ा है कि लॉज के बारे में बहुत कम जानकारी। तो आप इन सब पर आप लोग बेहतर काम कर पाए, आपको मौका मिला है। जैसा राशिद साहब ने कहा कि जो कोचिंग सेंटर्स पचना हज भवन में चल रहा था, वहां पर न सिर्फ ये कि आपको कैसे एग्जाम को क्रैक करना है, बल्कि आपकी किरदार साजी भी की गई है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि आपकी ख्वाहिशात हर दिन के साथ सामने पूरी होती रहें और जामिया आरसीआर में जो तैयारियां कराई गई हैं उसका भी खास तरीका इसमें कामयाबी में लोगों को मदद मिली। बहुत शुक्रिया, आप तमाम लोगों का वक्त की कमी है। नाज़रीन, आपका भी शुक्रिया इस खास प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। भाइयों का सपोर्ट रहा, पेरेंट्स का सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला जो तुम्हें बेहतर लगता है यू डू इट, वी विल सपोर्ट यू। किसी भी करियर को आप परस्यू करें, सबसे पहले ये देखें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि इंजीनियरिंग की स्ट्रीम अलग है और पुलिस की स्ट्रीम अलग है। पुलिस सर्विसेज मिलना मतलब खुशी की बात है। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ज़रूरी है कि आप उन फेलियर्स से सीखें कि क्या कमी रह गई है और उसको ओवरकम करके आप अपने मकसद की तरफ। तो दैट हैज़ एक्चुअली शोन दैट के यू कैन डू इट।